डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेजेंटेशन में गुड क्वालिटी क्वेश्चन पेपर को कैसे बनाएं उसी पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस करती है रूट मेमोराइजेशन से हमें शिफ्ट होना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ। तो जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की बात करते हैं तो एक अच्छा क्वेश्चन पेपर उसका एक लाजमी जुज बन जाता है, बल्कि हार्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट एक अच्छा क्वेश्चन पेपर होता है। तो टीचर्स को चाहिए, हमें चाहिए कि एक अच्छा क्वेश्चन बनाना सीखें, और जब तक कि हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं तब तक हम ये इंश्योर भी नहीं करेंगे कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो आज बात करेंगे एक एग्जांपल के जरिए कि एक क्वेश्चन पेपर को कैसे डिजाइन किया जाए और किस तरह मुख्तलिफ जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन एक एग्जाम्पल लेने से पहले क्लास 8th का मैथमेटिक्स पेपर जो मॉडल पेपर बनाया गया है उसको लेने से पहले हम चंद एक क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे डिड्यूस ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एनालाइजिंग आप इसको देख सकते हैं। पहला वाला क्रिएटिंग वाला क्वेश्चन है, बच्चा जो कॉन्सेप्ट उसको एसिमुलेट करके एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा है या उसको प्रूव कर रहा है। इसी तरह एनालाइज कर रहा है मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसी तरह इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बच्चा ये जवाब देगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कितने स्टेटमेंट सही है। तो ही इज डूइंग ए काइंड ऑफ एनालिसिस। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग वाला सिंपल क्वेश्चन है एक दो। तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अप्लाइंग वाला क्वेश्चन। रशीद अर्नस दिस and he spends this, then how much money does he save at the end। इतना खर्च करता है तो फिर कितना वो सेव करता है। यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की दो हैं, उनके रिलेशन को लेना है, फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके ये एक इसका सोल्यूशन निकाल सकता है। तो इस तरह आपने ये चंद क्वेश्चंस देखे। अब हम एक फॉर्मली एक क्वेश्चन पेपर लेते हैं क्लास 8th का, जिसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सीख जाएं कि किस तरह एक अच्छा क्वेश्चन पेपर हम बना सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप ये ब्लूप्रिंट देख पाते होंगे। आप जब भी क्वेश्चन पेपर बनाने बैठ जाएं तो लाजमी आपके लिए ये बनता है कि आप एक ब्लूप्रिंट अपने पास रखें, बनाएं, और उस ब्लूप्रिंट को बुनियाद बनाकर आप फिर क्वेश्चंस डिजाइन करें या क्वेश्चंस कलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की बात करते हैं, तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि वी शुड शिफ्ट फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। तो जब हम रूट मेमोराइजेशन की बात करते हैं तो उसमें रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग तक हम जाते हैं। फिर जब हम आगे बच्चे की लर्निंग लेवल चेक करते हैं तो हम कहते हैं वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिनमें एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग आती हैं। और आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की जो हर एक ये ना कॉग्निटिव लेवल है वो चेक होनी चाहिए आपके क्वेश्चन से। ऐसा ना हो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर हो उसमें ज्यादा से ज्यादा रिमेम्बरिंग या अंडरस्टैंडिंग वाला ही पार्ट हो। तो यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट इस तरह बना सकते हैं। दूसरा, आप चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट भी ले सकते हैं, और दोनों भी आप बना सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए फिर क्वेश्चन डिजाइन करना। जैसे मैंने क्लास 8th का जो मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस का इस साल का समेटिव असेसमेंट वाला पार्ट है, ये वीडियो सबसे पहले मैं ये भी बता दूं, क्लास 8th 9th 10th जो भी हमारे टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनके लिए एक सैम्पल वीडियो है। और इस चीज को आप बुनियाद बनाकर बाकी जो अपना सब्जेक्ट एरिया है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं और जिस भी स्कूल में जिस भी क्लास को भी आप पढ़ाते हैं, आपके लिए एज एन एग्जाम्पलर काम करेगा। और इन ही बुनियाद चीजों को बुनियाद बनाकर आप अपने अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए समेटिव असेसमेंट वाला जो कंटेंट एरिया है, यू हैव देयर 7 चैप्टर्स, उनके मार्क्स भी दिए गए हैं कि कौन से चैप्टर्स आपको एसेस करने हैं एट द एंड ऑफ सेशन और इन समेटिव असेसमेंट। फिर मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, रिमेम्बरिंग में मेरे रेशनल नंबर्स क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह अंडरस्टैंडिंग भी आते हैं, इसी तरह इवेलुएटिंग पर आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 भी रेशनल नंबर से है, क्वेश्चन नंबर 3 भी, और क्वेश्चन नंबर 13 भी। इसी तरह कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अपने क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा इसमें है और किस लेवल में वो फिट होता है, वो यहाँ पर आप उसको देख पा सकते हैं। तो सारे चैप्टर्स का फिर इंडिविजुअली हमने यहाँ पर एक ब्रेकअप दिया है, क्वेश्चन नंबर्स भी दिए हैं, और कौन सी कॉग्निटिव लेवल यहाँ पर वो क्वेश्चन कवर करती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पेपर को
थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, क्या ये वाकई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बना है कि नहीं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाएं जो कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बने, ताकि हमारे जो असातिज़ा किराम हैं उनके लिए आसानी हो, फिर इसी तरह के क्वेश्चन बनाने आसान हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। बच्चे को अंडरस्टैंडिंग अगर हुई है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो फिर अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर ही राइट ऑप्शन दे सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि जब भी आप दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नेगेटिव टर्म इस्तेमाल करें, वर्ड इस्तेमाल करें, नॉट, नो, नन, तो आपके लिए ज़रूरी है कि या तो आप बोल्ड उसको करें या आप कैपिटल्स में लिखें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज डैश डैश। रिमेंबरिंग वाला क्वेश्चन है कि बच्चे को रिकॉल करना है कि रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट, फिर अकॉर्डिंगली सवाल का जवाब दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का रिमेंबरिंग पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 भी रिमेंबरिंग में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अहमद bought a pen for ₹10 and sold it for ₹8. He has incurred loss of ₹2, profit of 2, loss of 10, loss of 18। तो यहाँ पर बच्चे को एनालिसिस करना है कि उसने जो खरीदा है, फिर उसको उस जो गिवन यहाँ पर डेटा है उसकी बुनियाद पर एनालिसिस करके फिर लॉस या प्रॉफिट देखना है। और दूसरी बात ये भी देखनी है कि कितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर जो आप इसके ऑप्शंस देख पाते हैं, दीज आर द ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज लॉस ऑफ 2, प्रॉफिट ऑफ 2, लॉस ऑफ 10। आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऑप्शंस दें, कोशिश करें ऐसी ऑप्शंस दें कि जो कि बच्चे को लगे कि दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाई क्वालिटी डिस्ट्रैक्टर्स हम इनको कहते हैं। और आपकी जो राइट ऑप्शन होगी, जिसको की कहते हैं, वो लगनी चाहिए कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बाकी जो ऑप्शंस इसमें होंगे वो भी बच्चे को ना एक किस्म के वो स्टिमुलेट करनी चाहिए कि उसको उसकी थॉट प्रोसेस को, ताकि फिर उसी को हम एक हाई क्वालिटी ऑब्जेक्ट टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। सिंपली ये हम एनालिसिस में भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे को देखना है हर एक टर्म को एक एक करके, और फिर उसके बाद ही जजमेंट देना है कि कौन सी जो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो बाइनोमियल है। तो दिस कैन बी एनालाइजिंग आल्सो, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको रिमेंबरिंग पार्ट में डाला है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू दिस। तो ये अंडरस्टैंडिंग में जाता है, क्योंकि इसको पहले इसको एनालिसिस करके ये देखना होगा कि जब हम 4 इंटू एक्स माइनस 5 करेंगे, फिर जाके वो उसको रेडीमेड आंसर नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके यहाँ पर बच्चा राइट ऑप्शन दे सकता है। आप देखिए ऑप्शन 4x माइनस 5 कहीं पर ये क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। x माइनस 20, एक्स को खाली छोड़ा है, कहीं बच्चा ऐसा ना करे कि उसे लगे कि x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए इसके कोफिशिएंट के साथ इसका मल्टीपल नहीं होगा, तो डायरेक्टली 20 पर जाएगा। फिर 4x माइनस 20, फिर x माइनस 1, कहीं बच्चा ऐसा ना करेगा कि -5 से 4 निकाले, फिर x रहता है और -1 रहता है। सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग दैट हाई क्वालिटी डिस्ट्रैक्टर्स हमारे क्वेश्चन में होने चाहिए। नेक्स्ट इज, you can see, okay, question number 8, which of the following identities equals to। देखिए क्वेश्चन की नौयत देखिए, हमने डायरेक्टली क्वेश्चन आइडेंटिटी नहीं पूछी है, हमने आइडेंटिटी किसके बराबर है वो पूछी है, और कौन सी आइडेंटिटी इसके बराबर है। सो दिस इज सिंपली अ रिमेंबरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इसकी क्वालिटी कहीं हमने कोशिश की है कि अच्छी रहे। रिमेंबरिंग फिर से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 फिर से रिमेंबरिंग। यहाँ पर आप देखिए, अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड इज कॉल्ड इट्स। ये आप, मैं ज़्यादा इनकी तरफ टाइम नहीं देता हूँ, क्योंकि आप फिर इनको पढ़ के देख सकते हैं कि इनकी नवियत इन क्वेश्चंस की रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चंस है, क्योंकि इनको समझना बहुत आसान है। हमारे लिए मुश्किल जो काम बन जाता है वो है हॉट्स वाले क्वेश्चंस को डिसाइड करना। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं 12 भी, 15 भी, 24। सच अ पॉलीगन इज इम्पॉसिबल। तो बच्चे के लिए रेडीमेड आंसर इस वाले क्वेश्चन में नहीं होगा, बल्कि कैलकुलेशन करके, प्रोसेस करके, थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करके फिर वो आंसर पर पहुंच सकता है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इन स्टेटमेंट्स में फॉल्स स्टेटमेंट कौन है? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स। इसी तरह all rhombuses are squares, each angle of a rectangle is 90 डिग्री। जब बच्चे के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हों तो ऑप्शंस में से फिर वो राइट ऑप्शन ढूंढे, तो उस वक्त हम कहते हैं कि बच्चा एनालिसिस कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चा एनालाइजिंग कर रहा है, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस तरह आप सेक्शन बी पर जाइए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट क्लेम्स दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर आंसर विद वन एग्जांपल। इवेलुएटिंग में उस टाइप के क्वेश्चन हम डालते हैं जहां पर हम बच्चे से जजमेंट मांगते हैं, आइडिया मांगते हैं, ओपिनियन मांगते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चे की ओपिनियन चेक करते हैं और फिर उसके साथ साथ कहते हैं कि आप अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई भी कीजिए। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कवर्ड अंडर इवेल्युएटिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें जरूरी अपने क्वेश्चन पेपर में लाने चाहिए अगर हम क्लेम करते हैं कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करते हैं। वरना हमारा पेपर जो होता है वो रिमेम्बरिंग वाला पार्ट, वही वॉमिटिंग वाला पार्ट चेक करता है, जिसकी वजह से हम बच्चे की रियल लर्निंग असेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ, देखिए क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है क्या, पैरेललोग्राम है, अगर है तो कंडीशन ये है। तो इस कंडीशन को आप देखकर बच्चे से पूछ रहे हैं कि बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो बच्चे को पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर इन चीजों को वो एनालाइज करके एक जजमेंट देगा। दैट इज व्हाट वी कॉल इवैल्यूएटिंग। नेक्स्ट, a car travels to 40 kilometers in 4 hours and a bike 180 kilometers in 3 hours. Compare their speeds and determine which is faster. फिर से एक जजमेंट ओपिनियन मांग रहे हैं बच्चे से on the basis of given data. So this is a type of evaluating type of question. A bicycle was bought for rupees this and sold for this. Find the gain percentage. तो अंडरस्टैंडिंग सिंपली क्रिएटिंग वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल बनाने होते हैं, और लेकिन इस अपने क्वेश्चन पेपर में आपको लाजमी देने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके बच्चे ऐसे आइडियाज देते हैं कि आपको भी उन पर नजर नहीं होती है। फिर भी यहाँ पर आप एक सिंपल वाला क्वेश्चन ये आप ले सकते हैं कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच विल फॉर्म ए लार्जर क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन आप एनालाइजिंग में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिगर बढ़ाते हैं, 2 के बजाय आप कोई बड़ा नंबर देते हैं, फिर बच्चे के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। तो उसको आइडियाज को एसिमुलेट करके फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ड्रॉ ए बार ग्राफ, सिंपली एक क्वेश्चन है क्रिएटिंग वाला, एक ग्राफ बच्चे को हम कह रहे हैं कि आप इस जो डेटा यहाँ पर है इसकी बुनियाद पर आप एक बार ग्राफ ड्रॉ कीजिए। सेक्शन सी एनालाइजिंग, देखिए फाइंड एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, इनमें आपको एंगल एक्स निकालना है, बच्चे से पूछ रहे हैं। अब एनालाइजिंग इसमें क्या है, बच्चे को 2-3 कॉन्सेप्ट्स को के ऊपर नजर होनी चाहिए, उनको मिलाकर वो यहाँ पर जवाब दे सकता है। जैसे उसको लीनियर पेयर का एडजेसेंट एंगल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर उसको पॉलीगन्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो तब जाके वो इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा। एट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपली अंडरस्टैंडिंग है कि कॉमन टर्म्स को, लाइक टर्म्स को कहाँ पर रखना है। अगर वो बच्चे ने सीखे हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन हम बना पाते हैं। फिर नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड हुज लेंथ इज दिस एंड दिस। अगर बच्चा लर्निंग जो है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की लर्निंग यहाँ पर है, तो वो अप्लाई कर रहा है किसी और जगह पर, जैसे अब वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल रहा है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके, तो वो अप्लाइंग वाला पार्ट है। डिवाइड दिस बाय दिस, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, सिंपल। नेक्स्ट इज you can see here section D, the floor of a building has 3000 rhombus shaped tiles, each with diagonal 45 centimeter and 30 centimeter. Find the total cost of polishing the floor if cost per meter square is ₹4। अप्लाइंग वाले क्वेश्चंस में आप ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं जहां पर बच्चा जो कुछ वो टेक्स्ट बुक से क्लासरूम में लर्न करता है उनको रियल लाइफ सिचुएशन में कहीं पर इस्तेमाल करता है। दैट इज व्हाट वी कॉल अप्लाइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मेंसुरेशन में उसने ये कॉन्सेप्ट सही से सीखे हैं, तब जाके ही बच्चा यहाँ पर आपको सही इसका जो जवाब है वो कैलकुलेट कर सकता है। नेक्स्ट इज इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट या और पार्ट, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल
tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. फिर से वही, how much sheet of metal is required, applying वाला question एक बार फिर से. Next is the following graph shows the temperature forecast and actual temperature. यहाँ पर जो ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट है वो बच्चा इस्तेमाल कर रहा है और एनालिसिस कर रहा है इस ग्राफ को पढ़ के, फिर अपने जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस उनका जवाब दे रहा है. तो बच्चा अगर इन सारी जो गिवन डाटा यहाँ पर इस ग्राफ में, लीनियर या लाइन ग्राफ में दिया गया है, तो उसको देखकर अगर बच्चा आपके सवालात का जवाब दे पा रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है. दैट इज व्हाट ही इज डूइंग, एनालाइजिंग एनालिसिस. इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर आप देखें इस क्वेश्चन पेपर में 20% रिमेंबरिंग है यानी 10 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग के 18% है 9 मार्क्स, अप्लाइंग के 18% 9 मार्क्स, एनालाइजिंग थोड़ी ज़्यादा परसेंटेज रही है 12 मार्क्स, इवेल्युएटिंग में 6 मार्क्स 12% और क्रिएटिंग में 5 मार्क्स और वी कैन से 10 मार्क्स. यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कहीं पर आपकी परसेंटेज जो अगर रिमेंबरिंग मेरी 20 गई है तो आप 25 भी दे सकते हैं, कहीं पर 18 तक भी जा सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग में अगर आप, मेरा यहाँ 18 है, आप 20 तक जा सकते हैं, 22 तक जा सकते हैं. तो ओवरऑल कहना है कि आपको कोशिश करनी है कि इन सारी जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं उनको अपने क्वेश्चन पेपर में डालें, ताकि बच्चा सही से जो कुछ उसकी लर्निंग है उसका आप वो फिर से वही बात कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट आप कर सकें. और आपके लिए ये हमारे लिए एज टीचर ज़रूरी बन गया है, क्योंकि आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे के रिपोर्ट को देखिए, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, वहां पर जो असेसमेंट किया गया दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसीज, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स एज गिवन इन एनसीएफ 22-23. तो वो क्वेश्चंस जो थे दे वर नॉट जस्ट रिमेंबरिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, बल्कि वहां पर बच्चे को अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे. अब जो वहां पर रिपोर्ट आया है हमारे पास, तो वो रिपोर्ट हमारे लिए हमारा हेल्थ चेकअप है, और वो हेल्थ चेकअप अब हमें उस जो वहां पर गेप्स दिखाई गई हैं उन गेप्स को हमें फुलफिल करना है, उनकी बुनियाद पर हमें अपनी ट्रेनिंग्स का, अपने जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस को वो ठीक करना है, ताकि नेक्स्ट जो नैस होगा उसमें हमारी लर्निंग सही हो जाए. तो ज़रूरी बनता है कि अब जो हम ये स्कूल लेवल असेसमेंट करते हैं, अगर हम सिंसियरली काम करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाएं जो कि एक प्रोटोटाइप ऑफ नेस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हों. वहां पर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछना है हमें. तो काम ये नहीं है कि हम बच्चे को सिर्फ असेसमेंट के लिए तैयार करें, बल्कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे की जो लर्निंग है वो रियल लर्निंग होनी चाहिए. वो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए कि बच्चे ने कोई कॉन्सेप्ट्स याद किए विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट हैविंग द कैपेसिटी टू क्रिएट नॉलेज, टू इवेलुएट कॉन्सेप्ट्स. अगर वो चीज़ें नहीं है तो फिर बच्चे की जो लर्निंग है गैप बन जाती है, लर्निंग क्राइसिस बन जाती है, तो आगे जाकर फिर बच्चा compete नहीं कर पाता है. कि उम्मीद है कि इस पेपर को देखकर आप अपना पेपर अच्छी तरह से बना सकते हैं, और जो कुछ आपका सब्जेक्ट एरिया है कहीं पर अगर हमसे आपकी कोई मदद हो सकती है तो हमारा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपको मिलेगा. और उसके साथ साथ आप मेरी यूट्यूब चैनल इरशाद एडुकेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में वक्तन फ़वक्तन मैंने काम किया है, या उन पर वीडियोज़ बनाए हैं, उनके पॉलिसी स्कीम्स पर, या जो कुछ भी कहीं पर हॉट स्पॉट्स टीचर्स ने फेस किए हैं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैंने कोशिश की है कि उन हॉट स्पॉट्स को एड्रेस कर सकूं, ताकि लार्जर जो हमारा बेनिफिट है लार्जर कम्युनिटी को मिल सके. तो उम्मीद है कि आपको इस वाली प्रेजेंटेशन भी फ़ायदा मिलेगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.